हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं एडवोकेट सेवाराम जी से मिला तो उन्होंने माना कि सीरियल नंबर 2 और गुण में अंतर है। एक अपडेशन के लिए है और एक रिफिक्सेशन के लिए है। जब मैंने उनसे ये कहा कि सीरियल नंबर 2 एक अल्ट्रा वायर्स है तो शायद वो सहमत नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट में आप अपडेशन रिफिक्सेशन को कैसे पुटअप करोगे। मेहता साहब की जो बहस थी, जब तक आप उसको इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स में नहीं तब्दील करोगे आप उनकी बहस को काउंटर नहीं कर सकते हो। आई एम फुली कन्विंस्ड सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 में अल्ट्रा वायर्स है और मेरे ख्याल में अब हमारे लोग भी इस बात को समझ गए हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ न जा करके, क्योंकि इसको मैं कल लूँगा, दूसरी बात पर मैं आता हूँ। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था AIBOA के, चाहे प्रेसिडेंट साहब थे या जनरल सेक्रेटरी साहब थे, और हमारा कोई यूट्यूबर उनका वो ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो एक्स ग्रेसिया दिलाया मैंने दिलाया है। भाई समझ में बात नहीं आती। हम जब BMS के आर्य साहब से मिले, उन्होंने ये कहा था फैमिली पेंशन और आपका ये क्या नाम है एक्स ग्रेसिया, और ये हारा हुआ जो केस था DNA यूटिलाइजेशन का, तीनों के तीनों ये हमने कराए हुए हैं, क्योंकि इस दिन के मुद्दे ही नहीं थे कभी। उनकी बात में दम लगा, बिल्कुल सही है, कोई मुद्दे नहीं थे। एक और सवाल उन्होंने पूछा और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पेंशन फंड हमारा है। ये जो पेंशन फंड हमारा है, ये जो थ्योरी चल रही है, एक सुप्रीम कोर्ट में भी चली है और ये एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब ने भी ये कहा है कि पेंशन फंड हमारा है। दोस्तों, इससे खतरनाक लीगल आर्गुमेंट अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं ये किसने क्यों कहा है। जब मैंने ये कहा एडवोकेट सेवाराम जी से कि साहब ये बहुत ही खतरनाक है, तो उन्होंने कहा हमसे जो पिटिशनर कहलवाएंगे, हमारा मुवक्किल जो कहला, हम वही तो कहेंगे। बात भी सही है, वकील तो वही कहेंगे। इसका मतलब हमारे जो पिटिशनर्स हैं तो अराइज वाले हैं, JD शर्मा जी, आचार्य जी हैं, दूसरे हैं, तो आप ये कहलवा रहे हो कि पेंशन फंड हमारा है। तो सर आप ये बताइए कि पेंशन फंड आपका कैसे है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। आपको पता है कि अभी 13वां बेस सेटलमेंट चला हुआ है, उसमें IBA और UFBU पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन नवंबर 2025 के बाद IBA तो कर सकता है मैंडेट लेकर के बैंकों से, लेकिन ये जो UFBU का नाम का जो संगठन है ये नहीं कर सकता। संगठन की आयत फोरम है, अनरजिस्टर्ड फोरम है, नो कंस्टिट्यूंट से बना हुआ। ये किस हैसियत से इसमें भाग ले रहे हैं? हमें DFA बताएं, बैंक बताएं, IBA बताएं और खुद UFBU के घटक दल बताएं, ये नेता बताएं, किस हैसियत से आप बेस सेटलमेंट कर रहे हो जब आपको अलाउड ही नहीं है। हम आपको बताएंगे कि सेक्शन 14 के अंतर्गत, ये मैंने सेक्शन 14 है, रिकॉग्निशन, ये रहा, रिकॉग्निशन ऑफ निगोशिएटिंग यूनियन एंड निगोशिएटिंग काउंसिल, और इनका रिकॉग्निशन एम्प्लॉयर करेगा। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यदि एक ही यूनियन है पूरे उसमें एस्टेब्लिशमेंट बैंक में, तो वो निगोशिएट करेगी। यदि ज़्यादा यूनियन है और जिस यूनियन के पास 51% स्ट्रेंथ है वो निगोशिएट करेगी, चाहे दूसरे के पास 49% है। और किसी के पास 51% नहीं है तो 20% पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा एक यूनियन का, वो निगोशिएटिंग काउंसिल का मेंबर बनेगा और निगोशिएशन करेगा। अब निगोशिएशन का अर्थ तो आप जानते हो, इसका मतलब निगोशिएशन UFBU नहीं कर सकता। सीधा सीधा है, सेक्शन 14 के अनुसार जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं तो ये निगोशिएशन नहीं कर सकते। इस समय 13वां बेस सेटलमेंट जो इनके दोनों के सहारे से चला हुआ है वो नल एंड वॉइड है। कोई कोर्ट में चला गया तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है कि इनके बचाव के लिए एक सेक्शन 27 है, रिकॉग्निशन ट्रेड यूनियन एट सेंट्रल और स्टेट लेवल।
एक तो एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करेगा, एक सेंटर रिकॉग्नाइज करेगा, कि स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा। अब बैंकों की नहीं है यूनियन तो और भी हैं। अब इसको पढ़ के बताओ, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट द ट्रेड यूनियन और फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, फेडरेशन ऑफ ट्रेड फोरम, ये आपका फोरम है लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, इज टू बी रिकॉग्नाइज ए सेंट्रल ट्रेड यूनियन एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल ट्रेड यूनियन एट द सेंट्रल लेवल, तो ये तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा, पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा यूएफवीयू को, फिर उसके बाद सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नाम से इनको दर्ज कराना पड़ेगा। अब सवाल इसमें है कि दादा कौन बनेगा? ये तो 9 के 9 अलग है। ये तो मतलब एक होता है स्वार्थ के लिए बना हुआ झुंड है ये, फिर दादा कौन बनेगा? यदि इनको सेंट्रल ट्रेड यूनियन बनना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन में बनेगा क्यों? अभी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कर सकते बार्गेनिंग। और फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एज सेंट्रल ट्रेड यूनियन इन सच मैनर इन सच पर्पज, उसके लिए मैनर भी बताया जाएगा और किस पर्पज के लिए होंगे ये पर्पज भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए होगा, जो कमेटी बनी है उसमें मेंबर बिठा देना, ये कर देना, वो कर देना, ऐसा एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, अभी प्रेस्क्राइब नहीं हुआ है कुछ भी। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज इन रिलेशन टू सच रिकॉग्निशन इट शैल बी डिसाइडेड बाय सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज में प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस। और इनको रिकॉग्निशन करने के बाद कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो उसको डिसाइड करेगी। इसका मतलब यहाँ भी ये निगोशिएशन के लिए नहीं आते हैं। अब सवाल ये है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन को बनाया जाता है तो किस काम के लिए? केवल और केवल भाई कोई पॉलिसी का मैटर है, कोई मतलब कोई सलाह ले रहे हैं, अब ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है इनसे कोई सलाह ले सके, इनने तो मसाले और क्या नाम है मजे मारे ना, इनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं है। उसके बाद है एक 104। 104 में क्या है? रिपील और सेविंग, क्या क्या को खत्म कर दिया गया और किस किस को बचा लिया गया। पहला, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 खत्म, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 खत्म, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 खत्म, ये तो खत्म कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया। सेविंग क्या क्या किया? ये कहते हैं notwithstanding such repeal under the subsection 1 the functioning of the tribunals and statutory authorities functioning under the act so repealed shall continue to function till such tribunals and other statutory authorities become functional। और इनके जो authorities हैं, ट्रिब्यूनल्स जो हैं, वो अपना काम करते रहेंगे जब तक के नए ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं। और एक और है इसमें बचाया कि जितने भी इनके बाई पार्टी सेटलमेंट हो गए उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा उस डेट से पहले। इतना सा है भाई, इस पूरे के पूरे में मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि यूएफबी को कहीं रिकॉग्नाइज करने के चांसेस है। पहले तो निगोशिएशन के हाथ में है ही नहीं, निगोशिएशन इनसे खत्म हो चुका है। सेक्शन 14 के अंतर्गत ये नहीं आते, वो बैंक स्पेसिफिक है, इस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिक है, उसको एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर को कर नहीं सकता ये, क्योंकि ये मिक्सड है सारे के, हाइब्रिड वर्ण संकर है सारे के सारे। वर्ण संकर मतलब सब कुछ मिल जाता है उसमें, प्योर नहीं होता है, उस प्रकार के सब। और यूएफपीयू रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड हो भी जाए तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा नहीं जरूरत रिकॉग्नाइज करने की है, नहीं तो इनकी तो जरूरत नहीं है, क्यों निगोशिएशन काम तो दे दिया बैंक लेवल पर। जो बैंक लेवल पर काम दिया गया है निगोशिएशन यूनियन का, ये लगभग वही है जो 1970 के एक्ट में दे रखा, जो इन लोगों ने 1970 में नहीं होने दिया। अब मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बड़ी ही चालाकी से इनसे सारा निगोशिएट करके, और ये शायद उधर लेके जा रहे हैं ये सीपीसी की तरफ। हाँ, आईबीए को मैंडेट दे सकते हैं एम्प्लॉयर, वो अपना काम करा सकते हैं कलेक्टिवली, लेकिन ये यूएफबी वाले जितने भी हैं ये नल एंड वॉइड हो चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है। दोस्तों, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब देखा उस यूट्यूबर को, और वो वहाँ से जो अध्यक्ष थे EIBO के, वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे सारा हिंदुस्तान उसके नीचे बसता है। इनको यूएफबीयू को सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती जब तक कि ये अपने को खुद को रजिस्टर नहीं करा लेते यूएफबीयू को, और यूएफबी रजिस्टर्ड होगा नहीं, कि आपस में बनती नहीं है। झगड़ा इसी बात पर हो जाएगा, इसका दादा कौन बनेगा। वर्तमान में यूएफबीयू को निगोशिएशन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब ये फर्स्ट मीटिंग होने दो IRM की, IRC की फर्स्ट मीटिंग जो हो जाएगी तब चीज़ें क्लियर होकर आएंगी, क्योंकि अभी तो वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है।
निगोशिएटिंग काउंसिल या यूनियन जब बन जाएंगी ना, तब पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब निगोशिएशन बैंक स्पेसिफिक हो जाएगा तो इनको चंदा दाना जाना बंद हो जाएगा। जो कट के जाता है ना आपके खाते से, वो उनको नहीं जाएगा, वो उनको जाएगा जो आपके बैंक स्पेसिफिक यूनियन है, और शायद वो आपके वेलफेयर की देखभाल भी करेंगी। और मुझे लगता है कि ये जब बन जाएंगी ना, उस समय पेंशनर्स के हितों का भी देखभाल होगी। केवल पेंशनर के हितों का देखभाल इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जितने भी दलाल बैठे हुए हैं ना, दलाली जो करते हैं, इनकी दलाली बंद हुई और पेंशनर्स का हित हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक्ट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, इसके बारे में और भी डालते रहेंगे। और अब मैं डालूंगा उसको कि ये जो कहते हैं ना कि पेंशन फंड हमारा है, कि सीपीएफ हमारा था, पेंशन, ये तो लगभग वैसे ही है जैसे मेरे पास मकान था प्रॉपर्टी राइट में, मैंने मकान बेच दिया, पैसा ले लिए, अब मकान में तुम्हारा क्या अधिकार है। लेकिन पैसा लेने के बावजूद ही मैं ये कहता हूँ नहीं नहीं मकान तो मेरा, मैं रहता था इसमें, तो ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। आप ऑलरेडी सीपीएफ का राइट खो चुके हो सिग्नेचर करके, पेंशन लेकर के। आपका सीपीएफ नहीं है, आपका पेंशन फंड नहीं है। इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, बाद में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।